नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और आज अपने स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे आतंकी तालीम के तलबगार क्यों। और देवबंद से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। फारूक नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है। फारूक कई भाषाओं के हैं जानकार। स्वतंत्रता दिवस के पहले से 15 दिन पहले गिरफ्तारी की गई है। तो स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले गिरफ्तारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, फारूक नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। देवबंद के एक मदरसे का बताया जाता है छात्र अज्ञात स्थान पर एटीएस छात्रों से कर रही है पूछताछ। एटीएस की कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन अनजान है। रविवार की सुबह हुई एटीएस की छापेमारी। पहले भी कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है एटीएस। तो इसके पहले भी कई संदिग्धों को एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देवबंद के एक मदरसे का ये छात्र बताया जाता है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अज्ञात स्थान पर एटीएस छात्र से कर रही है पूछताछ। एटीएस की कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन अनजान है। तो एटीएस की कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन के अनजान होने की बात सामने आई है। रविवार की सुबह हुई एटीएस की छापेमारी और फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं। देवबंद से खबर, यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। ये आम खबर आपको हम बता दें देवबंद से, जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी, एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। तो एटीएस की ओर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फारूक नाम के युवक को हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है। तो फारूक नाम के युवक को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। तो स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों में मचा हड़कंप, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचे होने की बात कही जा रही है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, जहां पर एटीएस की कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन जो है बताया जा रहा है कि अनजान। रविवार की सुबह हुई एटीएस की छापेमारी। तो रविवार की सुबह एटीएस की छापेमारी, ये बड़ी खबर। पहले भी कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है एटीएस। तो पहले भी कई संदिग्धों को एटीएस की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है। देवबंद से खबर, यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फारूक नाम के युवक को यहां पर बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। और फारूक कई भाषाओं का जानकार बताया जाता है। तो कई भाषाओं का जानकार है फारूक। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले गिरफ्तारी की बात सामने आई है। तो स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले गिरफ्तारी की बात, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में है प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता हैं, देवबंद से जुड़ चुके हैं। और साथ ही सृष्टि श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। और जौहर अहमद जावेद मुस्लिम स्कॉलर हैं, आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत हम करते हैं प्रशांत के साथ में। प्रशांत, फिलहाल क्या जानकारी? आज फारूक नाम के एक युवक को हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है। जी बिल्कुल,
आज उनको सुबह गिरफ्तार किया था एटीएस और एनआईए की टीम ने। और ताज़ा अपडेट बता दूं, एटीएस और एनआईए की टीम अभी देवबंद कोतवाली पर ही है। और जो संबंधित जो छात्र हिरासत में ले गया था उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और संभवतः जो सूत्रों की माने तो कुछ और भी इसमें पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कुछ और लोगों को अभी और हिरासत में लिया जा सकता है। और हमारे साथ में सृष्टि श्रीवास्तव जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। सृष्टि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जहां पर सबसे अहम ये कि आखिर आतंकी तालीम के तलबगार ये क्यों, अगर इस लाइन पर ही हम जाएं तो देवबंद जो है हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे वो एनआईए हो या यूपी एटीएस हो, नज़र पर रहता है, हमेशा ही इस पर नज़र रहती है। और मदरसों से छात्रों को आखिर क्यों इस तरह से बरगला कर, बहला फुसला कर, क्या ऐसा बताया जाता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता है जिसी के चलते जो बच्चे हैं मदरसों के वो डगमगा जाते हैं? नहीं, आप एकदम सही कह रही हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है। और जो छोटे छोटे बड़े टेंडर एज के बच्चे होते हैं जिनका मैच्योरिटी लेवल बहुत लो होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या सही है क्या गलत है, और उनको इतना स्ट्रांगली मोल्ड करते हैं कि वो अपनी लाइफ से भी बेखबर रहते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आना है। ब्रेन वॉश में ऐसा ही होता है कि आदमी की जो लॉजिकल थिंकिंग है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर किसी की भी लॉजिकल थिंकिंग होगी तो वो 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल में जो इनका एज स्पैन है बहुत कम होता है, जहाँ से ये क्रिएटिविटी की ओर से मुड़ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव की तरफ, विध्वंसकारी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो इस वजह से वो सही फैसला नहीं कर पाते। तो इस तरीके की ट्रेनिंग इसीलिए ये छोटी उम्र के बच्चों को देते हैं। अब 45 साल में ये ट्रेनिंग उतनी कारगर नहीं होगी जितनी 15 साल के बच्चे के लिए कारगर होगी। उसको मोल्ड करना आसान है। वो इस समय ये जो टीन एज होती है वो तनाव की अवस्था है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे आक्रामक होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उनको उनके ब्रेन को इस तरीके से वॉश कर देते हैं, इस तरीके से फीड करते हैं इंफॉर्मेशन को कि वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना तर्क को, बिना किसी विवेचना के वो इनके कहे में आ जाते हैं और इस तरीके का कार्य करती है। तो इसलिए इस तरीके के बच्चों को, इस तरीके की ट्रेनिंग को अगर हम रोक दें या पाबंदी लगाएं, जिस तरीके से सरकार का भी कदम है होना भी चाहिए, तो इस तरीके की वारदातों को और इस तरीके के जो बड़े आतंकवादी होने से बच्चों को बचाया जा सकता है। क्योंकि हर आतंकवादी जो बड़ा है, मैच्योर है, और वो भी कभी बच्चा रहा होगा और उसकी बिगिनिंग इसी स्टेज से हुई। तो बिगिनिंग को ही अगर हम रोकें और उसका सही दिशा में उसको ले जाएं, रचनात्मकता की ओर मोल्ड करें, तो शायद वो समस्या से वो बच्चा बच सकता है। एक जो क्रिमिनल बनाने से हम रोक सकते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, यानी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं ना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिगिनिंग से ही अगर ध्यान दिया जाएगा, उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, किस तरह की तालीम उसे मिल रही है, क्या उसे पढ़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर अगर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इन चीज़ों को रोका जा सकता है। यानी बेसिकली मदरसों में जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। जौहर अहमद जावेद जी हमारे साथ में हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं। जौहर जी, आपका भी स्वागत हमारी चर्चा में। अभी आपने सुना कि एटीएस ने एक संदिग्ध को देवबंद से गिरफ्तार किया है, क्या वजह है? क्योंकि आप भी इस बात से नहीं इनकार करेंगे, मुझे पता है, कि मदरसों से इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं। आखिर क्या आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, क्या ऐसा लालच दिया जाता है जिसके चलते बच्चे आतंकी तालीम का रुख करने लगते हैं? जी मैम, गरिमा मैम, मैं चाहूंगा कि नाम को पहले दुरुस्त कर दिया जाए, जावेद अहमद है। और बिल्कुल जी, हम आपके बिल्कुल, बात से माफी जी। जी। ये जो मदरसे के जो बैकग्राउंड में जो बच्चों की तालीम होती है और जहाँ पे इस तरह की एजेंसियाँ छापे मारती हैं और उनमें गिरफ्तारियाँ होती हैं, जांच भी होती हैं, और ये बहुत ही एक आप देखेंगे कि चीज़ों में ज्वलंत मुद्दा भी है। अब ऐसे मदरसों में हिस्टोरिकल मदरसे हैं जहाँ पे आज़ादी में इनका बढ़ चढ़ के रोल रहा, सामाजिक कारगुजारी इनकी बड़ी व्यापक पैमाने पर है, ह्यूमनिटी पे भी काम करते हैं, इंसानियत और लोगों की मदद में भी काम करते हैं। ज़रूर इविल ग्रुप हर जगह पाया जाता है, कुछ बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन व्यापक जांच का विषय, जैसे मैडम ये कह रही थी,
कि क्यों ना उनके लिए एक ऐसा कार्य योजनाओं का तैयारी किया जाए जहाँ पे संवाद कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से हो, तो ये इनकार नहीं किया जा सकता। और ये बहुत ही संवेदनशील मामले हैं जो समाज के वर्ग के हिस्से से जुड़ा होता है। तो तालीम, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर तरह के बच्चे या पाए जाते हैं। तालीम तो सबको बराबर ही दी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं किसी से एफिलिएशन, एसोसिएशन किसी स्टेज पर हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मदरसे एक एंटिटी हैं जहाँ पे हर तरह के हर ग्रुप के बच्चे तालीम लेते हैं और शिक्षा लेते हैं, लेकिन वहीं से अच्छे लोग, विद्वान स्कॉलर भी पैदा होते हैं। और अब तो लड़के IAS भी हो रहे हैं, देश की बड़ी संस्थाओं में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन बेशक ये बात गंभीर है कि हमें उनके नहीं, लेकिन जावेद जी आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे लगता है आपने भी अपने कार्यकाल के दौरान, अपने जीवन काल में मदरसे में क्या शिक्षा ग्रहण की है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन आपने कभी सुना है क्या कि अमूमन स्कूल से ऐसी घटनाएं सामने क्यों नहीं आती हैं, मदरसों से ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि फिर ये एक बार की घटना न जाने कितने सारे सवाल आपके ऊपर उठा लगती है। ये जो आपका सवाल है, जैसे स्कूल, मकतब, मदरसा, सरस्वती शिशु मंदिर, ये जो तरह तरह के जो नाम है, ये शिक्षा ग्रहण करने की जगह है। बिल्कुल। और ये बहुत ही पवित्र जगह है और बुनियादी चीज है लोगों को ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान हासिल करना। अब हम जानते हैं कि जिस क्लास से, स्कूल से, बैकग्राउंड से आते हैं, इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए या इनकार नहीं है कि हर तरह के लोग वहाँ पे होते हैं। और हमें इस पे जो आज की प्रणाली है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, अलग अलग प्रोग्राम है जिसके जरिए, जैसे आज आपने देखा मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो इन चीज़ों को रोकने का तरीका ये है कि यहाँ संवाद हो, देश की मेन स्ट्रीम संस्थाओं से संवाद हो और उनके पठन पाठन में एक जो होता है, एक होमोजेनियस सोसाइटी का दखल हो, तो ये चीज़ों में कमी आ सकती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि चूंकि ये मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं और इनका दायरा काफ़ी व्यापक होता है, और हमारी जो देश की जांच एजेंसियाँ होती हैं वो इसमें अपनी निगाह रख के रहती हैं और अपना काम करती हैं। तो बहुत अर्ली स्टेज है, इसमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। एजेंसियां जांच करेंगी, जरूर सत्यता सामने आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ में और भी मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़ने लगे। हमारे साथ में सूफी मोहम्मद कौसर हसन मशीदी जी भी हैं और सूफी खानका एसोसिएशन की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि देवबंद से एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है और ATS भी नज़र बनाई हुई थी और बताया जा रहा है कि काफ़ी संदिग्ध चैट भी उनके जो मोबाइल के है उसमें से मिली हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई है, जाँच अभी विस्तार से चल रही है UP ATS की ओर से भी और NIA की ओर से भी। सवाल ये उठता है कि आखिर मदरसों से ऐसे बच्चे बाहर क्यों आते हैं? क्या ऐसा पढ़ा दिया जाता है? कौन सी ऐसी तालीम दे दी जाती है? किस तालीम के तलबगार बन जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं मदरसों पर भी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है और उसको गंभीरता के साथ समझना चाहिए और उसका जवाब भी जो है सुनना चाहिए। देखिए, ये वही मदरसे हैं जहां 1857 की जंग आजादी के लिए वतन से लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार हो रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि इन्हीं मदरसों से वतन के खिलाफ आवाज उठाने वाली आवाजें निकल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1857 से लेकर के 2022 तक, यानी लगभग 150 से ऊपर जो साल गुजरे हैं, इस पे कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें गड़बड़ हुई है। और वो ऐसी कौन सी चीजें गड़बड़ हुई हैं कि जिसके कारण जो गलत चीजें सामने आ रही हैं, तो उस पर ध्यान देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। तो जहां तक हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष ये निकला है कि जो एक अंग्रेजी साजिश के तहत, अंग्रेजों की साजिश के तहत जो पाठ्यक्रम बदलवाया गया था, और उन पाठ्यक्रम में किताबों में ये लिखवा दिया गया, फतवे इस बात के दिए गए कि हिंदुओं को होली की और दिवाली की मुबारकबाद देने से निकाह टूट जाता है और हिंदू काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनको मारने से जन्नत मिलेगी और ये होगा वो होगा। तो ये जिस तरीके से ये फतवे लिखे गए,
उस दौर में दो बड़े मशहूर मुल्ला गुजरे थे, उन्होंने अपनी फतवों की किताबें लिखी थी, उन किताबों इस तरीके से बातें लिखी गई थी। आज विडंबना इस बात की है कि आम मुसलमान जो अपने असलाफ, अपने पूर्वज हैं, जो अपने सूफी बुजुर्ग हैं, उनकी बातों पर न चलते हुए इन मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों को, इनके लिखे हुए फतवों को ही अपना आदर्श मान लेता है। और यही वजह है कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, उनकी वजह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ठीक है, यानी आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को उठानी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं ना, तो मुझे लगता है कि देश में किस तरह का माहौल बनता है उस सबसे आप सब भी सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ग को टारगेट किया जाता आया है। तो हम चाहते हैं कि इस वर्ग के लोग इन चीज़ों पर खुलकर बोलने लगें, ताकि एक तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे और साथ ही आने वाले वक्त में आतंकी तालीम की तलबगार न हो जाए। प्रशांत हमारे साथ में लगातार बने। प्रशांत, क्या विस्तृत रूप से फिलहाल एनआईए और एटीएस की ओर से जांच भी चल रही है? क्या अभी और लोगों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है? प्रशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इससे पहले भी यहाँ से लगातार गिरफ्तारियां होती रहती हैं और ऐसी बात नहीं है कि देवबंद के मदरसों का देश की जंग आज़ादी में भी काफी योगदान रहा है। रेशमी रुमाल एक आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था, उसको भी हम दरकिरार नहीं कर सकते, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कहना वो जो सबसे बड़ी चीज देखने में यहाँ रही है वो सोशल मीडिया, और आज के दौर में कहीं ना कहीं अपने आप में एक दोनों ही वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक माइंड वॉश का काम करता है। और एक शिक्षा पे भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार एटीएस की जो एनआईए की टीमें पूछताछ करती हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छात्रों का एक माइंड वॉश भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, जो विदेश में आकर बैठे हैं उनके जो भी छात्र उनके संपर्क में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उससे पूरे इदारे की छवि भी खराब होती है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं छवि जो है वो खराब होती। जावेद जी, अभी आपने सुना यहाँ पर सूफी खान का एसोसिएशन की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कौसर हसन साहब, वो भी अहम बातें कह रहे हैं कि नज़र इस पर रखनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक पूरे विशेष वर्ग से अगर ये जुड़ी हुई चीज़ है, तो अगर कुछ खराब हो रहा है जिसके चलते छवि खराब हो रही है देश में, लोग मदरसों पर विश्वास करना कम कर दें, क्या जिम्मेदारी पूरे वर्ग को नहीं उठानी चाहिए इन चीज़ों को बेहतर करने की? क्या ऐसे नियम कानून कायदे नहीं बनाए जाने चाहिए कि कोई भी आतंक इस तरह से आकर बच्चों को बरगला ना सके, इस तरह से बच्चों का ब्रेन ना वॉश कर सके? कैसे क्या कुछ किया जा सकता है? क्या आपको लगता है इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बदलते हुए दौर में अगर आप देखेंगे तो देवबंद एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और उसका पढ़ने का जो माध्यम है अंग्रेजी है, अरबी है, उर्दू है। जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आप को काफी अत्याधुनिक और अपग्रेड किया है और बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उनमें रिफॉर्म भी आई है। रिफॉर्म भी आया और लाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो उनके मैनेजमेंट है, जो देवबंद का जो मैनेजरियल जो बोर्ड है, वो काफी इन बातों से अलर्ट और सतर्क रहता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसका कब इस सोशल मीडिया के दौर में कैसे एक्टिवेशन हो जाता है और किस तरह से चीज़ों का कहाँ डाइवर्जन हो जाता है, तो ये एक गंभीर बात है। और इस गंभीर बात के लिए हमें इस बात को भी अवेयर करने की जरूरत है कि ये आईटी के युग में, यानी इस अत्याधुनिक दौर में इन बच्चों को हम कैसे इस तरह के हथकंडे अपनाने वाले जो देश के खिलाफ या हमारे समाज के खिलाफ जो नफरत पैदा करने वाली तंजीमें हैं, गिरोह हैं, उनसे कैसे बचाया जाए। और इनका दायरा काफ़ी बड़ा है, व्यापक है। ये किसी यूनिवर्सिटी में भी इनके हाथ पैर भी फैले हुए हैं। तो आप ये बिल्कुल हर समाज के हर प्रबुद्ध है, यानी जो हमारा जागरूक समाज है, उस पर जिम्मेदारी बनती है। और मैं पूरी तरह से इस बात को आश्वस्त तो नहीं कर सकता, लेकिन जरूर मुझे लगता है कि इन चीज़ों घटनाओं से उनके छवि पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो वो ज़रूर इन बातों पे गौर करेंगे और अपने अत्याधुनिक दौर के तरीकों को अपनाएंगे। बच्चों को सोशल मीडिया या साइबर क्राइम, ये जो चीज़ें जितनी हैं
ये किसी न किसी तरह से यहाँ पे स्पेस बना लेती हैं और अपने अपने इदारे अपने अपने संस्थाओं के एक ग्लोरियस पास्ट है, जैसा कि त्यागी जी बता रहे थे कि काफी उसका गहरा आजादी के बाद, आजादी से पहले 1857 उससे पहले ये काफी भूमिका रही है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो टर्मिनोलॉजी जो होता है मदरसा, मकतब, पाठशाला, ये सब जो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन चीज एक ही है जहाँ पे आप ज्ञान अर्जित करते हैं या करती हैं, इन चीजों का है ये। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए डिफ्रेंसिएशन जो है वो भी बहुत ज्यादा साफ है जावेद जी, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और मैं लगातार इसी पर बात कर रही हूँ। जलीस हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, क्या राय है आपकी? इसमें राष्ट्रभक्ति या देश के प्रति उपलब्धि का जज्बा बढ़ाने वाला एक पाठ जरूर पढ़ाया जाए, ताकि लोगों के अंदर ये खासतौर से माइनॉरिटीज, खासतौर से मुस्लिमों के अंदर भी ये चीज उनको इतिहास, उनको जानकारी डाली जाए कि इस मुल्क में उनके पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और सिर्फ इसलिए कुर्बानियां दी हैं कि फिरंगियों से हमको निजात मिले। और सबसे बड़ी चीज उनके ज़हन में ये चीज आना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो पूरा हिंदुस्तान में जो चीज महसूस की जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमने पूरी दुनिया को वसुधैव को कुटुंब की तरह, पूरी वसुधा को कुटुंब माना है। और तो कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तो जब पूरी सृष्टि का रब है, वैदिक संस्कृति बताती है वसुधैव कुटुंबकम है, तो किसी के खिलाफ कोई नफरत फैलाना, किसी के सरदार से अलग करना, इस तरीके की बात करना कतई बेमानी है। और इसके लिए बुनियादी एतबार से कोई ऐसी तालीम दी जाए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे कोई भी तालीमी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें ये जरूर शिक्षा दी जाना चाहिए जिसमें हुब्बुल वतनी का पाठ हो, जिसमें अब्दुल हमीद, कैप्टन सलमान, कारगिल शहीद जैसे तमाम उन लोगों के भी तस्करे किए जाए। इन लोगों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा। दरअसल सिर्फ दीनी तालीम के काम नहीं चलने वाला, दीन और दुनिया, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, लेकिन इन सब के ऊपर चलते ये है कि मुल्क फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो आपको बता दें कि आतंकी तालीम के तलबगार क्यों, इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल यही है कि आखिर आतंकी तालीम के तलबगार क्यों हो जाते हैं कुछ बच्चे, और क्या लालच उन्हें दिया जाता है कि आखिर
इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में प्रशांत त्यागी हैं और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में मोहम्मद कौसर हसन साहब हैं और जौहर अहमद जावेद भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पर लगातार दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक रखना चाहिए ताकि पहले जो चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं उन पर भी सवाल ना उठ सके। कौसर साहब, आप बताइए, क्या घर से शुरुआत होती है? क्योंकि पहली शिक्षा कहते हैं हमारे यहाँ पर कि माँ और पिता देते हैं, माँ पहली गुरु होती है हमारी। क्या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें समझानी चाहिए? जो मदरसों में बच्चे जाते हैं, क्या उनके माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की किसी वारदात में, किसी चीज़ में ना फंस सके? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जहाँ पर जो आतंकी होते हैं वो अपने चीज़ों में बच्चों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए न जाने कौन सा लालच देते हैं। तो ऐसे में क्या माता पिता को नज़र अपने बच्चों की गतिविधियों पर रखनी चाहिए? देखिए, आज जो माता पिता हैं वो कल बच्चे थे और उनके माता पिता परसों बच्चे थे और उनके माता पिता उससे पहले वाले कल परसों में बच्चे थे। और ये तो समस्या 150 साल से ज्यादा पुरानी है ना, कि जो जिस तरीके से चीजों को घालमेल किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो आज चीजें आ रही हैं वो चीजें वो बहुत पहले से आ चुकी है। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पारिवारिक मामले इस तरीके से हो चुके हैं, क्योंकि अगर पारिवारिक मामले ऐसे ना हो तो अक्सर मोहल्लों टोलों में आपस में सांप्रदायिक संघर्ष हो जाता है, आपस में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है घर और आस पड़ोस के माहौल में ये सब चीजें शामिल हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका रोल है। अभी आपने एक सवाल हमसे किया था कि वर्ग विशेष के लोग खुल करके सामने क्यों नहीं आते। बिल्कुल आते हैं और आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग सामने आते हैं तो उनका उल्टा ही उनका दमन किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। पिछले 3 सालों से तो हम लगातार सड़कों पे उतर करके संघर्ष कर रहे हैं कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, कट्टरपंथी सोच के खिलाफ। तो उसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। तो जो लोग अगर करना भी चाहते हैं कि हम बुराइयों के खिलाफ खड़े हों, नहीं, लेकिन कौसर साहब, ये तो प्रदर्शन या विरोध दर्ज कराने का तरीका भी बहुत अहम हो जाता है ना। मुझे लगता है ये बात तो आप किस उस पर कह रहे हैं बुनियाद पर कि अगर कोई सामने आता है, इन चीज़ों पर रोक लगाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो अमूमन कम है। अब कोई विरोध प्रदर्शन करेगा या कोई अपनी बात रखेगा जिसका तरीका गलत हो जाएगा तो उस पर तो एक्शन लेना पड़ेगा। उस विरोध प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो मैं भी उस विरोध प्रदर्शन की बात नहीं कर रही हूं जहां पर आप जा रहे हैं। मैं एक जनरल बात कर रही हूं। आपने कहा ना कि अगर कोई समुदाय सामने आता है, कुछ कहता है तो उस पर ही स्थानीय प्रशासन जो है वो अलग धाराएं लगा देता है, जो शिकंजा कसना शुरू कर देता है। तो ऐसे किस बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, बुनियाद की बात ये कह रहे हैं ना कि मैं खुद पीड़ित हूँ, खुद भुक्तभोगी हूँ, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने दावत इस्लामी के खिलाफ आवाज उठाई, आवाज उठाने के खिलाफ मैंने ऐसे आवाज नहीं उठाई, मैंने प्रार्थना पत्र दिए। हमने कहीं जाकर के आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किए। प्रार्थना पत्र देने के बाद चूंकि जिनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के झूठे मुकदमे लगाए और ऐसे मुकदमे लगाए कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, कि छेड़छाड़ के मुकदमे लगा दिए गए। अच्छा। और गाली गलौज के मुकदमे लगा दिए गए। अभी पीएफआई के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो पीएफआई के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, सर कलम करने की धमकी दी। तो वो धमकी की हमने शिकायत करी तो पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई का मुकदमा लगा दिया। तो ये इस तरीके का मतलब तो यही है ना कि आप इनके खिलाफ आवाज मत उठाइए। उसका कारण ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो ऐसे मदरसों का संचालन करते हैं, जो ऐसी विचारधारा के पोषक हैं, वो लोग तो पुलिस के टेबल पर बैठ करके चाय पीते हैं, उनकी शांति समितियों के सदस्य बने हुए हैं। अभी जो कानपुर में पीएफआई वाले मामले से और सारे मामले सामने आए तो उसमें जितने भी लोग सामने आए तो वो पुलिस के बड़े नजदीकी लोग थे। तो जो लोग पुलिस के साथ बैठ करके गप्पे लड़ाया करते थे, चाय पानी नाश्ता किया करते थे, वही इन सब विचारधाराओं को बढ़ा रहे हैं। तो शासन प्रशासन को सबसे पहले चिन्हित करना चाहिए कि इस विचारधारा पर चलने वाले कौन लोग हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं और किसका हमको सहयोग लेना चाहिए और किसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो शासन प्रशासन को खुद तय करना चाहिए।
ठीक है, यानी शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नो डाउट इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चीज़ों को ध्यान रखेंगे तभी जाकर चीज़ें बेहतरी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सृष्टि श्रीवास्तव जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। सृष्टि जी, अभी हम लगातार बात करें, देखिए अभी मोहम्मद कौसर साहब भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को भी, स्थानीय प्रशासन जो होता है, जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे, आप फिलहाल हमारे साथ में जब तक नहीं थी, तो यही सवाल है ना कि माता पिता की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमने देखा है बहुत टैलेंटेड है, मदरसों से भी बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं, लेकिन मदरसों में आखिर क्यों मदरसों की ओर ही आतंकी जो है वो रुख करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्यों उन्हें लगता है कि यहाँ पर हम आतंकी तालीम जो है वो इनको दे पाएंगे, क्यों इन बच्चों का जल्दी ब्रेन वॉश हो जाता है? क्या इस पर भी विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि देश में नफरत फैलती है इन सारी चीजों के बाद में। मैं अगर इस विशेष वर्ग को लेकर बात कर रही हूं तो इस विशेष वर्ग की जिम्मेदारी तो बनती है, साथ ही साथ अन्य वर्गों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और देश में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। देखिए, शिक्षक जो है वो चाहे मदरसों का हो, चाहे कॉन्वेंट का हो, चाहे वो आम सरकारी स्कूलों का हो, शिक्षक का मेन कर्तव्य तो यही है कि हम अपने स्टूडेंट को सही दिशा निर्धारित करें और उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि पेरेंट्स उनको इसी जिम्मेदारी के साथ इस कॉन्फिडेंस से भेजते हैं कि उनका बच्चा वहाँ सुरक्षित है और वहाँ उनको जो है अच्छी तालीम दी जा रही है और वो बच्चा आगे चलकर एक स्वस्थ नागरिक बनेगा। कोई भी शिक्षक हो, मैं कहते हैं शिक्षक होने का सबसे बड़ा ये निशानी है कि वो नेगेटिविटी ना फैलाए। अगर ट्रू मामले में, अगर ट्रूली अगर इफ एनीबॉडी इज अ टीचर, तो वो उसकी दायित्व बनता है कि वो इस तरीके का अगर नेगेटिविटी अगर फैला रहा है तो उसको वहां पर चेक करने की जरूरत है। ठीक है, चाहे मदरसा, बात एक बिल्डिंग की नहीं है या बात एक कल्चर या एक रिलीजन की नहीं है, बात यह है कि शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक ही है, तो उसे मार्गदर्शक ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो माल प्रैक्टिसेस पर हर लेवल पे रोक लगने की जरूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है और इसका समाधान भी सबके बीच छुपा हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर शिक्षकों का चयन हो, कोई ना कोई समिति ही चयन करती हो, वो भी ये देखे कि हम योग्य क्वालिफाइड टीचर को ले जो इम्पार्शियल हो, जो बच्चों को अच्छी तरीके से विभिन्न विषयों की शिक्षा दे और साथ में उसको एक लाइफ फिलॉसफी, एक लाइफ गोल दे, टारगेट दे, और जिससे कि वो उसका स्वस्थ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। जावेद साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। जावेद साहब, अभी आपने सुना मोहम्मद कौसर साहब की ओर से भी बड़ी बातें कही गई कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो हम पर ही कहीं ना कहीं उल्टे आरोप लगा दिए जाते हैं, जिसके चलते हम लोग डर जाते हैं, लोग दब जाते हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं? जैसे अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना मना है। एक तस्वीर सामने आई थी, मदरसे में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको उस तरह से खड़ा नहीं होना है। कई जगहों पर राष्ट्रगान नहीं गा सकते थे, वंदे मातरम नहीं गा सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी छवि जो है वो बिगाड़ती हैं। जी जावेद जी बोलिए। 2 मिनट के लिए इंटरप्ट ये करना चाहेंगे कि इस तरीके की प्रैक्टिस अगर जिस जगह भी है उसको मतलब एक रिलीजियस इशू ना बना के उसको एक मॉरल इशू बना के उसको टैकल करने ना सृष्टि जी, लेकिन है क्या रिलीजियस इशू जो है वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, लोग उसे अपने रिलीजन से जोड़ने लगते हैं? क्योंकि शिक्षा का एक तरीका होता है। अभी हमने देखा एक रिलीजियस इशू से जोड़ गई तो इसको जोड़ा गया ना, हिजाब को लेकर जो देश में विवाद हुआ, कितनी बड़ी बात थी ये। आपको लगता है कि क्योंकि शिक्षा समानता से अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर होगी? वो किसी भी धर्म के लिए नहीं होती, शिक्षा एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है। तो ऐसे में अगर रिलीजियस चीजें उस पर ज्यादा इम्पैक्ट डालने लगेंगी तो कहीं ना कहीं उसका असर तो देखने को मिलेगा ना। जावेद जी आप बताइए, आपको लगता है कि धर्म कहीं ना कहीं जो है वो आड़े आता है, हावी होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा धर्म ही है जो हमें शिक्षा ग्रहण करना सिखाता है।
जी देखिए, अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में जिसमें आप कहना चाह रही हैं, और श्रुति मैडम ने इसको बहुत ही वेल टेकन इसको मैटर को आपके सामने ब्रीफ किया। ये किसी मजहब से इसका ताल्लुक अगर डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो वो फिर वो डिफेंसिव माहौल होता है। ये डिफेंसिव माहौल न बनाने के लिए ये जो इसका जो आइडेंटिटी और कल्चर से इसका ताल्लुक है, और जो भी ये कार्यक्रम चलता है इस तरह का, इसमें एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस होता है कि किस स्कूल, किस मदरसे, किस यूनिवर्सिटी और कहाँ पे इस तरह के लोगों का एक तरफ पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप होमोजेनियस सोसाइटी में जब बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, और यहाँ पे इनके माता पिता और सामाजिक और कल्चरल चीजों से जब अटैच होता है तो वहाँ के परिवेश और वहाँ का माहौल एक मुख्तलिफ और अलग होता है। जहाँ तक बात सूफी साहब के आपने उसमें हाईलाइट किया कि जो संस्थाएं, जो लोग सामने आते हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। डेफिनेटली ये जो दायरा है काफी व्यापक है, और जो सपोर्ट कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के एक्टिविस्ट जो लोग जो आते हैं उनका क्या कनेक्ट है। तो ये अलग अलग इसको अगर आप देखेंगे तो जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मदरसा है, बच्चा जो है मुसलमान है, और पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो एक तरह से एंटी नेशनल चीजों में उसको कनेक्ट किया जाता है, जो डेफिनेटली राज से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। वो हम में से कोई भी हो, उसके साथ कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सही वक्त है कि एक होमोजेनियस सोसाइटी में संवाद कायम हो, संवाद का तरीका क्या हो, एक मॉडल तैयार हो। और मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारों ने या इस सरकारों ने काफी इन चीजों पे, सिलेबस पे, उनके तौर तरीके पर काफी काम किया है, और मॉडल के तौर पे दिल्ली में या दूसरे प्रदेशों में काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है, काफी कमी आई है, गिरावट आया है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ बच्चों की तादाद क्लास में, मदरसों में, कॉलेज में ज्यादा होती है तो कहीं न कहीं किसी से इविल ग्रुप से वो कनेक्ट हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन हम अगर आप देखें कि आंकड़ों में गिरावट आई है, और सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं और कार्रवाई करती हैं, जिससे कम से कम संदेश जाता है उन लोगों को जो लोग नफरत के बाजार में अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हैं या अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनको आघात तो होता है। तो हमें एक्शन नंबर 1 ये जरूरी है कि क्या हम किस तरह का होमोजेनियस समाज बनाना चाहते हैं। सिलेबस की जो रूपरेखा है हर मदरसे, कॉलेज, स्कूल के तरीके से तो बनता है, लेकिन गवर्नमेंट के भी मापदंड होते हैं। तो इधर पिछले कुछ वर्षों में इनमें काफी तब्दील आया है। नहीं, देखिए गवर्नमेंट की ओर से, जावेद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से लगातार जो प्रयास हैं वो जारी हैं, अलग अलग चीजों करके वो इन चीजों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हम कह सकते हैं। अगर सीधे तौर पर कहें, आम तौर पर, तो फिलहाल मकसद यही नजर आता है। लेकिन इन जगहों से कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती, सवाल मेरा वही है, मैं कौसर साहब से भी उनकी राय जानना चाहूंगी इस बात पर कि जैसे हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ, अब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो एक हर स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है हर जगह की। अगर वो चाहे, मैं तो कहूंगी कि अगर मदरसे में भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वहां का अगर कोई ड्रेस कोड है तो उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें उसमें अपनी चीजों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वहां के लिए निर्धारित की गई है ताकि बच्चों में समानता का भाव पैदा किया जा सके। अगर बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, या बहुत जगहों पर ओम का उच्चारण ना किया जाए, इस तरह की बात सामने आई। बहुत सारी जगहों पर हाथ जोड़कर प्रार्थना ना किए जाने की तस्वीरें सामने आई, हमने दिखाया अपने दर्शकों को। ये सारी चीजें हैं जो आप पर सवालों की बौछार कर देती हैं और ज्यादा सवाल आप पर उठा देती हैं। तो इन चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या होना चाहिए? कौसर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप अवगत होंगे मुझे लगता है इन सारी खबरों से। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें साधारण तरीके से नहीं हो गई, या मतलब ये अपने आप नहीं हो गई। एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजेंडा चल रहा है हमारे देश के खिलाफ, जिससे सभी परिचित हैं, और उस पर चर्चा करना अभी इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक इस बात की है कि चाहे हिजाब का मुद्दा हो और चाहे वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का निर्णय आने वाले के बाद का मुद्दा हो, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे रहे हों, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस सारे मुद्दों को हवा दी गई। और चूंकि किसी भी मामले को अगर रिलीजियस टच उसमें अगर दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है।
हाँ। ड्रेस कोड की बात है कि देखिए, हर अपने संस्थान का, हर एक प्रतिष्ठान का अपना एक ड्रेस कोड होता है, वो उसी अनुसार से अनुपालन करता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड ये है कि उसमें कोई भी छात्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, वो शेरवानी पहनते हैं, उनका अपना ड्रेस कोड है। तो आपको जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं है, तो किसी दूसरे विद्यालय में अगर कोई ड्रेस कोड हो गया है तो उसको आपत्ति, तो वो आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी, उसके तहत ये किया था। और इन सब चीजों को, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का बहुत जबरदस्त अभाव है, और जो लोग शिक्षित है भी, वो भी कहीं ना कहीं, एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा इस बात का कि मदरसों पे तो बात चल रही है, मदरसों से आतंकी पकड़े गए, बिल्कुल ठीक बात है। केरल में जो आतंकी पकड़े गए थे वो तो MBA किए हुए थे और मतलब जो है टेक्निकल और बड़ी हाईटेक एजुकेशन लिए हुए थे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मदरसे की एजुकेशन लिए है या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो मानसिकता है, जो भारत विरोधी मानसिकता उसके अंदर तैयार कर दी गई है, जो भारत विरोधी उसके अंदर वायरस घुसेड़ दिया गया है, उस वायरस को हम सबको, सारे देशवासियों को मिलजुल करके, सर से सर जोड़ करके, इसके बारे में चिंता करके उस समस्या का समाधान करना बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन ज्यादातर मामले अगर एक जगह के सामने आएंगे तो सवाल हम उठाएंगे, और हम यही चाहते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि सोची समझी साजिश के तहत कुछ एजेंडे चलाए जाते हैं, उन एजेंडों में अगर एक विशेष वर्ग के ज्यादातर लोगों को समेटा जा रहा है तो उस वर्ग के लोगों को आना चाहिए। अभी आपने ये भी बात कही ना कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, और जो लोग शिक्षित हैं भी वो खुलकर मुद्दों को लेकर बोलते नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीजें हो जाती हैं स्थानीय प्रशासन की ओर से, कहीं पर डर होता है। क्या मैम सृष्टि, आपको भी लगता है, सृष्टि जी बरसात में है, मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक है, सृष्टि जी आपको लगता है कि ये सारी चीजें भी जिम्मेदार हैं इन सबके पीछे? क्योंकि लगातार इस तरह से छात्र अगर आतंकी तामील के तलबगार होते जाएंगे तालीम के, तो ये देश हित के लिए ठीक नहीं है। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये इस तरीके का जो सर ने ये सही कहा कि चंद लोगों के पीछे जनरलाइज हो जाती बातें। तो अगर 100 में से 20% लोग इस तरीके की रिजिड मेंटालिटी के हैं और 80% मान लो प्रोग्रेसिव है, तो 20% को ही लोग जनरलाइज कर देते हैं। तो जहां पर सबसे पहले आप लोगों का ये रोल होता है कि जनरलाइजेशन से बचें और पर्सन टू पर्सन और प्रॉब्लम पे फोकस करें कि जो प्रॉब्लम जहां की है सिर्फ उतना ही, उसको एक ब्रॉडर उसमें हम लोग घुमा देते हैं प्रॉब्लम को, तो ना ही सोल्यूशन हमें मिलता है और ना ही जो है वो बल्कि कटुता आपस में और बढ़ती पड़वा। इसलिए हमें हमेशा लगा कि ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, डोंट डिस्कस सो मच ऑन द प्रॉब्लम। कि हम प्रॉब्लम नहीं करते जा रहे तो जिससे ये कि हम और तरफ बढ़ रहे। तो हमारे मतलब ये है कि हम सब लोग शिक्षा वर्ग के हम हैं, एटलीस्ट 35 सालों से हम शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि अगर टैक्टफुली हैंडल किया जाए तो इस तरीके की समस्याओं को कम किया जा सकता है। ये हम एकदम समाप्त भले ना किया जाए, एकदम से सारी चीजें सुखद हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीजें और बढ़ रही, खाई बढ़ती चली जा रही है, उस खाई को हम नैरो कर सकते हैं। तो हम फोकस करें कि वास्तविक में वास्तविकता है कहाँ, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। अगर किसी मदरसे में ऐसा बच्चा पाया गया तो क्यों पाया गया, कौन ट्रेनर्स हैं, और उनका कोई एक सिंगल व्यक्ति है, हो सकता है कि अदर टीम मेंबर्स ऐसे ना हो, तो वो क्या सारी चीजें हैं, जब उस बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें जब तक नहीं पता चलेंगी, जब तक हम उस पर्टिकुलर समस्या को डील नहीं कर पाएंगे। तो आप हमें, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि समस्या की तह में जाए, उसको सोल्यूशन की तरफ मोड़े, और जिससे ये कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल आपने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा है, और भी दर्शक और भी लोग हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जावेद जी, आपको भी लगता है, देखिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सृष्टि जी ने बताया कि क्या कुछ किया जाना चाहिए समाज में समानता के लिए, बेहतरी के लिए। आपको भी लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए, थोड़ा सा डर कम होना चाहिए, ताकि जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं इन सवालों को रोका जा सके, और शिक्षा को लेकर, शिक्षा के महत्व को लेकर बोलना चाहिए? ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बौद्धिक समाज है, जो इंटेलेक्चुअल है,
पढ़ा लिखा है वो इस पे अपनी चीजों को देखभाल करे, मॉनिटरिंग करे या उसका हिस्सा बने। सवाल ये है कि जैसे ही कोई घटना घटती है और एक मीडिया ट्रायल व्यापक होता है, और अगर आप पिछले 10 साल 20 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे या कोई एक ऐसा केस स्टडी, केस मॉडल बना हो और वो दिया गया हो, उन संस्थाओं को दिया गया हो जहाँ पे घटनाक्रम हुई हो, और उसमें एक रिकमेंडेशन हो कि दीज आर द थिंग्स, ये पॉइंट हैं, अगर इस तरह का ध्यान रखा जाए तो हमारे बच्चे और हमारे जो लोग हैं इस तरह की चीजों में तब्दील हो सकती है। तो जरूर ये बहुत ही व्यापक एक योजना की जरूरत है कि जो बच्चा जिस मदरसे, जिस कॉलेज, जिस स्कूल से ट्रैप होता है, गतिविधियों में ट्रैप होता है, तो ये तो जो दूसरे मुल्क हैं, जो एडवांस मुल्क हैं, वहां पे भी घटना होती है तो उनका तरीका यही है, मनोवैज्ञानिक उसको चेक करता है, फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात होती है, फिर वो परिवेश क्या उसका है और किन किन लोगों से मिलता है। जब ये सब चीजों का एक मॉडल बन के, तस्वीर बन के आए और इन बात पे गहन परीक्षण हो, तो इन स्कूलों, इन इदारों को दिया जाए और उनके करिकुलम को चेक किया जाए, और साथ साथ ये जो मीडिया ट्रायल है उस वक्त भी इस बात को बताए कि हमने इन बच्चों में पाया, इन स्टूडेंट में पाया, इन कमियों को हमने 10 साल में इम्प्रूव किया, लेट अस स्टार्ट सेकेंड मॉडल, इसमें अब ये करने की जरूरत है। तो और जो पकड़े गए उनका कोई निर्दोष हुए, क्या उनका ताल्लुक था, तो अगर ये कहीं किसी भी लेवल पे अगर वो फ्रेमवर्क हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैडम ने भी कहा, और कि 100 बच्चे हैं कि स्कूल में फला प्रदेश से आए, किस शहर से आए, किस गांव से आए, तो ये जो शिक्षक है, जो मैनेजमेंट है, वो उसको मॉनिटर तो करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो क्रिमिनल गतिविधियां होती हैं या किसी माफिया, किसी ऐसे गलत लोगों के संपर्क में आता है, तो ये जो है परिवेश का काम है कि उसको रोके। तो जाहिर सी बात बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने शुरुआत ही हमने इससे की थी, जावेद जी हमने वही से शुरुआत की थी कि देखिए आप किस परिवेश में पले बढ़े बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी कानपुर हिंसा की एक बात आ गई थी जावेद जी, है ना। कानपुर हिंसा में भी हमने देखा कि किस तरह से जो पत्थरबाजी हो रही थी, आखिर क्यों इस तरह के बहकावे में, वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो आतंकी घटनाओं से जुड़ी हुई बात हो या फिर विरोध प्रदर्शन अगर आप हिंसक कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मैं इसको भी एक उसी कैटेगरी में लेती हूँ। तो आपके घर वालों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि पत्थरबाजी करने में, गोली तक चलाने में जो ज्यादातर बच्चे थे वो 18 साल से लेकर 15 से लेकर 20-22 साल की उम्र के बच्चे होंगे। तो ऐसे में इन बच्चों पर अगर घर वाले नजर रखेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। कौसर साहब, जो कानपुर की घटना है या प्रदेश में कई शहरों में लगातार हुआ, सहारनपुर में उसी समय हुआ था, इलाहाबाद में हुआ, ये एक मानसिकता और एक ग्रुप जो है इसमें शामिल। और देखिए आप लोग भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि चाहे देवबंद हो, सहारनपुर हो, इन जगहों पर हमेशा जब भी इस तरह की चीजें होती, क्यों आखिर नजर ज्यादा बनाकर रखनी पड़ती है? क्यों देवबंद पहले ही एटीएस और एनआईए की नजर में हमेशा बना रहता है? भाई पीएफआई को लेकर पहले ही देश में जानते हैं किस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो ऐसे में अपने बच्चों को वहां से बचाकर क्यों नहीं रख रहे हैं? कौसर साहब, आप कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, ये तो इस तरीके का आपका प्रश्न है कि एनआईए या एटीएस की निगाह इन इदारों पर रहती है, तो जाहिर की बात है कि इनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए इन पर निगाह रहती है। हाँ। तो जब हमको इतना पता है कि इनके अंदर इतनी कमियां हैं, इन पर निगाह रहती है, तो क्यों नहीं इस पर कोई ठोस कार्रवाई, ठोस एक अमल पहले से तैयार किया गया? नहीं, अमल सरकार की ओर से तो है कौसर साहब, सरकार की ओर से तो तैयारी है। अगर नजर रखने की बात है तो ये भी एक तरीके से काम ही है, बशर्ते सवाल यहाँ पर ये ना, अभी जैसा कि सृष्टि जी कह रही थी कि समस्या तो है ही, समस्या के अगर हम सॉल्यूशन पर बात कर लें कि हमें नजर रखनी ही ना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए आने वाले वक्त में चीजें ठीक हो जाएं, तो हम उस पर बात कर रहे हैं ना। मैं उसी टॉपिक पर मैं आ रहा था। हाँ, ठीक है, बोलिए। मसला ये है ना कि ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस परिवेश में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीजों में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो अब जो देखिए, जो व्यक्ति गलत हो गया तो उसको तो दूसरा ही सुधारेगा जाकर के ना। वो एक परिवार अगर गलत है तो उसको दूसरा परिवार ही समझाएगा जाकर के। तो उस दूसरे परिवार को समझाने के लिए एक ऐसा उपाय होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए। समस्या क्या है कि
जो ऐसे तत्व हैं जो विनाश में लगे हुए हैं वो दिल से विनाश में लगे हुए हैं, और जिनको इस विनाश को रोकना है वो प्रोफेशनल हो गए हैं। तो हमको तो सबसे पहले इस चीज को देखना है कि जिनको सकारात्मक कार्य करना है वो सकारात्मक कार्य करें, प्रोफेशनली तरीके से न करें। तो हमारे सबसे पहले तो हमको अपना खुद का सुधार करना चाहिए कि हम किसी भी चीज को अगर हम वतन से मोहब्बत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, तो सिर्फ इसलिए ना करें कि कोई टीवी चैनल हमें दिखा देगा या कोई अखबार हमें छाप देगा या हमको उसका कोई पुरस्कार मिल जाएगा। परोपकार की जो भावना हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जुड़ी हुई थी, हमको उस चीज को दोबारा जागृत करना पड़ेगा, लेकिन दिल से जागृत करना पड़ेगा। और जब हम दिल से उन सारी बातों को लेकर के आ जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वरना रोज हम लोग बैठ करके इसकी चर्चा करते रहेंगे, कभी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद यही है कि इस तरह की घटनाएं न सामने आए, क्योंकि बच्चों को अगर बरगलाया जा रहा है, उन्हें बहकाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है किसी चीज का, तो उस पर काम होना चाहिए ताकि सभी हमारे देशवासी हैं तो ये सब सही रहें, हम यही चाहते हैं। और देश का माहौल जो है वो शांति और सौहार्द भरा रहे, हम यही चाहते हैं। इसी के चलते हम आज इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि जी के पास चलेंगे। सृष्टि जी, आपको लगता है कि और क्या कुछ हो सकता है? सॉल्यूशन की बात आप कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप देश के ताज़ा माहौल को देखते हुए, फिर चाहे वो नुपुर शर्मा का मामला हो, अशिक्षा को लेकर देखिए, अभी दोनों ही मुस्लिम समुदाय के मुझे लगता है हमारे साथ में मेहमान बैठे हुए हैं और ये आज इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, शिक्षा जो है उसकी कमी है, जिसके चलते ये चीजें सामने आती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले, मैं किसी एक ही मामले को लेकर यहाँ पर टिप्पणी नहीं चाहती, मैं सब चीजों को लेकर बात देख रही हूँ। आप देश के माहौल को समझ पा रही हैं, इस माहौल के हिसाब से क्या करना चाहिए? कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई सलाह देना चाहेंगी? कि आज के माहौल में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ इस इशू को टैकल करने की जरूरत है, जिससे कि देश सही दिशा में जाए और हम शिक्षा को बढ़ावा दें, जिससे शिक्षा सिर्फ हमको डिग्री और नौकरी ही नहीं दिलाती है, बिल्कुल ये हमारे सोच को विस्तार देती है। और आप हमेशा देख लीजिए, जिसके पास बहुत लाइफ में अच्छे गोल्स हैं, जो टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं, वो इस तरीके की वारदातों का हिस्सा नहीं बनते हैं। हाँ। तो हमेशा बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी ही हो, बच्चों को हम सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में उनको ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें, उनकी सोच को हेल्दी रखें। और जो शिक्षण संस्थान है वो पक्षपात रहित होकर शिक्षा दे। हाँ। क्योंकि शिक्षण संस्थान, शिक्षा एक संस्थान मंदिर जैसे होते हैं, जिनमें सही और गलत का ही सिर्फ ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए, और जो जातिगत चीजें और ये धर्म से रिलेटेड चीजें या संकुचित मानसिकता, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट ना हो बच्चे में, इस तरीके का ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह उन्हें मोल्ड करोगे, जिस दिशा में वो मुड़ जाएंगे। बिल्कुल 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 सृष्टि जी, तो ये सारी वो अहम चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आज हमारी इस चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए और अपनी बात हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर कमी हो और आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें ना हो। और आतंकी तालीम के तलबगार आखिर ये बच्चे क्यों हो जाते हैं, इसी पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी
फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में कांवड़िए अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप कांवड़ यात्रा का पूरा इतिहास जानते हैं? कौन था सबसे पहला कांवड़िया? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास पूरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर को वर्तमान में ब्रज घाट के नाम से जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले ऐसे कांवड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा दान में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। वहीं पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने भगवान शिव को घेर लिया। शिव को इन प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इससे भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ भी हुआ। सभी कांवड़ यात्री बोल बम के संबोधन से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं और स्थानीय लोग भी इनका स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़ के भी विभिन्न रूप होते हैं। कांवड़ियों द्वारा विश्राम या भोजन के समय इस कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। कांवड़ यात्रा लंबी और कठिन होती है, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही होता है कि महादेव को जल चढ़ाना है। ये भगवान भोलेनाथ को पाने की साधना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मन की बात के 91वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। आजादी की 75वीं सालगिरह मनाना सौभाग्य की बात। शहीद उधम सिंह को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को गोरखपुर को 125 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम इलेक्ट्रिक बस, टूरिस्ट बस, कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए 25 वाहनों को भी रवाना करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। 9 अगस्त को गाजीपुर से शुरू होगी देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा। 19 अक्टूबर को पहुंचेगी वाराणसी।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट से खलबली मच गई। प्रतापगढ़ के संडवा चंद्रिका विकास खंड के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात में वर्षा का पानी भर जाने पर वहां बच्चे खेल रहे हैं। शनिवार को अखिलेश यादव ने इस विद्यालय का वीडियो ट्वीट किया। डीएम ने मामले की जांच कराई तो पता चला कि वहां पर जलभराव है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेडीयू में महासचिव नियुक्त। जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए धनंजय सिंह। मुहर्रम को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट अभी से अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर ने मुहर्रम को लेकर पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। कोई भी नई प्रथा नहीं शुरू की जाएगी। ताजिया के हर जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। इसके साथ ही पैकियों का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बिजनौर में बस और कार की जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, 4 घायल। कार सवार सभी लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मंडावली थाना क्षेत्र नजेबबद रोड पर हुआ हादसा। बुलंदशहर में पत्रकार की लोगों ने की बेरहमी से पिटाई। पत्रकार की पिटाई का वीडियो वायरल। 2 दिन पहले का बताया जा रहा वीडियो। पीड़ित पत्रकार की बाइक से महिला को लगी थी ठोकर। मेरठ में पीएम आवास योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला। टूडा कार्यालय में तैनात बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। पीएम आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर ले रहा था रिश्वत। भ्रष्टाचार को कई बार सुर्खियों में रह चुका है टूडा कार्यालय। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने बैठाई पूरे मामले की जांच। आगरा में जुए के फड़ का वीडियो वायरल। जुए के फड़ पर लाखों के दाव पेच का वीडियो वायरल। खेतों के बीच का वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने का पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने लगाया आरोप पुलिस संरक्षण में चल रहा जुए का अवैध कारोबार। जालौन में सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल। टीचर ने वीडियो बनाकर दिखाई स्कूल की दुर्दशा। टीचर का मकसद वीडियो देखकर शायद जागे प्रशासन। सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल। गोंडा में अधिकारियों की मिलीभगत से छिन रहा मजदूरों का हक। जेसीबी से कराया जा रहा तालाब के जीर्णोद्धार कार्य। मजदूरों का हक जका रहे ग्राम प्रधान। ब्लॉक के अधिकारी इटिया थोक के कर्मडीह कला में जेसीबी से हो रहा मनरेगा का कार्य। रात को अंधेरे में जेसीबी मशीन से कराया जा रहा कार्य। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 1 घायल सहित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 तमंचा, 1 चोरी की बाइक, 3 किलो गांजा हुआ बरामद। चोरी गैंगस्टर के करीब 1.5 दर्ज आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। बुलंदशहर में इनामी बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ इनामी बदमाश। 20,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार। आभूषण, नकदी, अवैध असला व बाइक बरामद। इनामी बदमाश पर दर्ज है विभिन्न थानों में 9 मुकदमे। फर्रुखाबाद में सभासदों ने नगर पालिका परिषद कायमगंज की बोर्ड मीटिंग का किया बहिष्कार। सभासदों ने नगर पालिका परिषद की बोर्ड मीटिंग का सामूहिक रूप से किया बहिष्कार। पूर्व में सभासदों ने नगर पालिका परिषद के खर्चे का मांगा था विवरण। नगर पालिका परिषद कायमगंज में बैठक में आज मेरा पहला आगमन है और मीटिंग में मैंने ये पाया जितने भी सभासद हैं बहुत सी शिकायतें हैं और कायमगंज नगर पालिका बहुत ही दयनीय स्थिति में है, सही शब्दों में अगर कहा जाए तो। इसलिए शायद इन सभासदों को मुझे अवगत कराया गया और आम जनमानस जब भी हम फील्ड में होते हैं तो जनता हमेशा नगर पालिका की शिकायत करती है। ये तीसरी है, ये बोर्ड की तीसरी मीटिंग है जो मेंबरों के पास गई थी। उसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, उसका और आय और व्यय का कोई बुरा नहीं मिल रहा। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको पहली मीटिंग में दूसरी मीटिंग को दिया जाए, कोई दे नहीं रहे। मोहल्लों की हालत है कि सभासद से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ लाइटें ठीक नहीं हैं, लाइटें बंद पड़ी हैं, कई जगह नाली की सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो यही कुछ समस्याएं जिनके लिए हम लोग मीटिंग को पास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी इन चीज़ों को पहले बताया जाए, इसके बाद हम पास करेंगे। इस चीज़ों को बताया जाए, जो इनकम जो खर्च किया पैसा, जो इनकम हुई नगर पालिका वो रखी जाए सामने।
बहराइच में पुलिस ने 4 फर्जी पुलिस कर्मियों को किया गिरफ्तार। कार के शीशे पर पुलिस लिखाकर हूटर बजाते हुए करते थे रोड पर चेकिंग। खेत में पेड़ काट रहे एक खेत मालिक को धमकाकर मांगी 20,000 रुपए की रिश्वत। इलाके के लोगों को शक होने पर दिए स्थानीय पुलिस को सूचना। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का सराहनीय कार्य आया सामने, लोगों ने की प्रशंसा। चलने में असमर्थ विकलांग व्यक्ति को सड़क पार कराकर पुलिसकर्मियों ने ई रिक्शा पर बैठाकर भेजा घर। पश्चिमी एडीसीपी के गनर मनोज और चौक एसीपी आईपी सिंह के ड्राइवर उपेंद्र राय द्वारा विकलांग व्यक्ति की करी गई मदद। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा से आ रहे कांवड़ियों को लेकर मुरादाबाद एसएसपी हेमंत कुटियाल व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ियों पर फूल बरसाए। थाना कटघर पर आयोजित भंडारे में कांवड़ियों को प्रसाद वितरण किया। पश्चिमी कांवड़िया बड़ी संख्या में ब्रजघाट से और हरिद्वार से गुजर रहे हैं। काफ़ी मौसम भी थोड़ा ख़राब है और काफ़ी दूर से आ रहे हैं, ये लोग थके हुए हैं। इनके यहाँ पर पुलिस मुरादाबाद पुलिस के द्वारा इनके विश्राम की और इनके भोजन की व्यवस्था की गई। एक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है इनकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, और हमारा प्रयास है कि इन लोगों के साथ हम लोग जुड़ सकें और अपना कुछ योगदान इनको दे सकें। सिद्धार्थनगर में दिव्यांग विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांग जन में उपकरण का वितरण। जनपद के नौगढ़ ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 92 दिव्यांग जनों को उपकरण वितरित किए गए। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकलांगों को कहा कि ये विकलांग नहीं, दिव्यांग हैं। अगर इनका अंग भंग हो गया, चाहे पोलियो के कारण, चाहे किसी और के कारण, तो इनको समाज का बोझ न समझा जाए, बल्कि इनको दिव्यांग जन माना जाए। उनको स्वावलंबी बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, सहारा देने के लिए, रिवाइवल के लिए आज उनको ट्राईसाइकिल, रिक्शा और उपकरण, बैसाखी, काम की सब चीज़ें दी गई हैं। 93 लोगों को सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु नौगढ़ विकास खंड में वितरित किया गया है। अलीगढ़ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाहनों के प्रवेश कर के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। एंट्री टैक्स के नाम पर जगह जगह फर्जी कलेक्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं। टप्पल के हमीदपुर तिराहे के पास फर्जी कलेक्शन सेंटर चलाया जा रहा है। मैंने यहाँ से हरियाणा टैक्स कटवाया था 20 जुलाई को रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में, और इन्होंने मुझे नकली काट के दे दिया है। कितने? अम्बाला में मैं गया था, अम्बाला क्रॉस कर रहा था, मैं हिमाचल जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे अम्बाला आरटीओ ने रोक लिया और उन्होंने चालान कर दिया 21,000 रुपया। ये चालान है मेरे पास। यहाँ कितने रुपये की रसीद कटाई थी? यहाँ मैंने 792 की रसीद थी, इन्होंने मुझसे 900 रुपये लिए थे। ये 100 रुपये हमारा चार्ज अलग है। तो कब से आप यहाँ पर वो कटा रहे हैं? हो गए 7-8 महीने में, वहाँ से जब से ही कटा रहा हूँ। आज जट्टारी का हमारे रामलीला मैदान में कुछ गरीब मजदूर लोग अपनी गाड़ी से बाहर से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, वहाँ से सब्जी का कारोबार करते हैं। अपनी गाड़ी में सब्जी लाते हैं और हामदपुर जिला अलीगढ़ के बीच टप्पल से आगे हामदपुर पड़ता है, वहाँ टैक्स कटवाते हैं अदर स्टेट का। और जब टैक्स कटवाते हैं तो उन लोगों का टैक्स फर्जीफिकेशन के लोग काट रहे हैं। और अभी अम्बाला में अभी एक गाड़ी को लेके बात कर रहे हैं, हमारे एक रिंकू जी हैं, उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ी को बंद कर दिया गया अम्बाला आरटीओ ने और 20,000 की पर्ची काट दी गई। मुरादाबाद जनपद में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 73। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के संडवा चंद्रिका ब्लॉक के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात में जल भराव का आलम यह है कि कमरों तक में पानी भर गया है। लबालब भरे स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी, जबकि तिमाही परीक्षा की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। ऐसे हालात बच्चों की पढ़ाई भी भगवान भरोसे है, तो वहीं अभिभावकों की भी जान अटकी हुई है। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में अनधिकृत रूप से संचालित हो रहा है, जबकि इसके लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है बहुत पहले। जिसकी सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को भी कई बार पत्र के माध्यम से दिया गया है और BSA प्रतापगढ़ को भी सूचित किया जा चुका है।
आए दिन अभी लगभग 1-1.5 महीने से जब से बरसात शुरू हुई है तब से इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि इसी हिसाब से जल भराव हुआ है और ना तो विद्यालय संचालित हो पा रहा, ना तो यहाँ कोई अध्यापक ही इटावा में कल से हो रही तेज बारिश के चलते हर बार की तरह इस बार भी रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है। बारिश में आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश के चलते मैनपुरी रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरने से कार और बाइक फंस गयी। क्या नाम है आपका? भैया अभिषेक दीक्षित। ये पानी में आप फंस गए हो, कैसे फंसे? अरे भैया एक बाइक वाला निकले, हमने मैं भी निकल जाऊंगा इसलिए ट्राई किया। तो वहाँ पर किसी ने आपको रोका नहीं इसके लिए घुसने से? नहीं, किसी ने रोका नहीं, बताया भी नहीं, इतना पानी है कि पूरी डूब जाएगी। मैं 4 व्हीलर गाड़ी को निकलवा रहा था जेसीबी मशीन द्वारा, और जो भी स्कूटर मोटरसाइकिल खिलिया हर व्यक्ति को रोका, और ये एक भी व्यक्ति नहीं रुके, जिसमें हमारे बैरिकेडिंग भी लगे हुए हैं दोनों तरफ और फोर्स भी लगा हुआ है। मथुरा में प्रशासन के विकास के वादों की खुली पोल, कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है मृतक की अंत्येष्टि के लिए। मूलभूत विकास के लिए भी तरस रहे हैं जनपद के गांव में अभी तक नहीं बन पाई है सड़कें। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बारिश को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार। वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती के लिए बदलेगा स्थान, लगातार गंगा नदी में बढ़ रहा है जलस्तर। सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट कर प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की दी बधाई। सीएम ने कहा, ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। CWG 2022 में भारत को मिला चौथा पदक, पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। बर्मिंघम में रजत पदक जीतने के लिए विंध्या रानी देवी को दी बधाई। विंध्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम में जीता सिल्वर मेडल। पीएम ने ट्वीट कर कहा, यह उपलब्धि उनके तप की अभिव्यक्ति है, इसलिए प्रत्येक भारतीय को बहुत प्रसन्न किया है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। खबर जौनपुर से, पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेडीयू में महासचिव नियुक्त। जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए धनंजय सिंह। बिहार में भाजपा का सहयोगी दल है जेडीयू। पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेडीयू में महासचिव नियुक्त। खबर इटावा से, बेकाबू ट्रक का दिखा कहर। सड़क पर जा रहे ऑटो में बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से सड़क पर पलटा ऑटो। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। बकेवर से इटावा की ओर जा रहा था ऑटो। इकदल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 की घटना। खबर बिजनौर से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश और पुलिसकर्मी को लगी गोली। पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वाट टीम मंडावर पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। मंडावर थाना क्षेत्र के इनामपुरा तिराहे का मामला। कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वैगनार कार में संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इस सूचना पर संपूर्ण जनपद में प्रभावी तरीके से चेकिंग के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए थे। की तरफ से एक कार मंडावर बिजनौर रोड पर हरिहर नगर चौकी के सामने रोकने का प्रयास किया गया, तो फायरिंग करते हुए लोग गाड़ी लेकर भागे। आगे आके कुछ दूर पर इनामपुरा मोड़ है, वहाँ गाड़ी मोड़ा इन लोगों ने। गाड़ी सड़क के किनारे खाई में चली गई, जिसमें से एक व्यक्ति उतर के भागा। दूसरा जो चला रहा था वह उतर के फायरिंग करते हुए भागा। जवाबी फायरिंग में उसकी गोली लगी, घायल हुआ। खबर कानपुर से है, जहां फूड पॉइजनिंग से लोग हुए बीमार। 4 बच्चों सहित 8 लोग हुए बीमार। 4 बच्चों सहित 6 लोगों को हैलट में कराया गया भर्ती। 2 लोगों का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। जन्मदिन पार्टी में केक खाने के बाद बिगड़ी हालत। उज्जैनी थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक की घटना। हमारे पास 6 टोटल फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आए हैं, जिन्हें भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जिसमें एक की स्थिति गंभीर है, बाकी सभी नॉर्मल है। जिसमें 4 बच्चे हैं और 2 किशोरी हैं, और सभी को भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऋषि जी, क्या आज घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? हमारी नातिन का बर्थडे था, उसमें केक आया था। केक सब सदस्यों ने खाया हमारे घर में, भाई भतीजे बहू सब। उसी घटना से थोड़ा किराएदार और सब लोग थे, सब लोगों ने खाया। घर में भी कुछ खाना बनाया गया था, क्या घर का खाना खाने वाले लोग क्या बीमार पड़े हैं क्या? वो नहीं पड़े, जो मकान मालिक जिनके मकान में रहते हैं उन्होंने खाना खाया था,
नहीं बीमार है। जिन लोगों ने केक खाया वो ज़्यादा से लगभग कितने लोग क्या नाम है हेल्थ में भर्ती हैं और बाकी के लोग कहाँ भर्ती हैं? समझो आधा दर्जन तक का हालत में है, 2 लोग आयुष में हैं। क्या ये मालूम पड़ पाया केक जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? ये नहीं हमको मालूम है। खबर जामताड़ा से है, जहां 3 कांग्रेसी विधायकों को ग्रामीण हावड़ा के पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पांचला थाना अंतर्गत रानी हाटी मोड़ के पास रोका गया। गाड़ी की तलाशी की गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में भारी मात्रा में नकदी रखा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वाति भांगलिया मौके पर पहुंची। खबर महासमुंद से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला महासमुंद के पिथौरा नगर के गुरु तेग बहादुर भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि बसना विधायक राजा देवेंद्र बहादुर एवं अतिथियों द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तारतम्य में ऊर्जा विभाग के द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य स्लोगन के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभाग के गतिविधियों के बारे में, विभाग के भावी योजनाओं के बारे में और विभाग के द्वारा जो योगदान राष्ट्र के विकास में, प्रदेश के विकास में जो हुआ है, उसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए और कैसे अच्छा से कार्य और करके विकास में योगदान दिया जा सके। इसी खबर कांकेर से है, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय शलभ सिंह के निर्देश अनुसार यातायात टीम कांकेर के द्वारा थाना पंखाजूर के अंतर्गत बांदे रोड पीवी 33 चौक के पास कार एवं मोटरसाइकिल चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पाए जाने पर चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। पंखाजूर के हम लोग 33 के भी उदयपुर चौक पर हम लोग की कार्रवाई की है। 74 प्रकरणों में चालानी की कार्रवाई की गई है। इसमें 24,400 रुपये समूह शुल्क वसूला गया है और इसमें ज़्यादातर है हेलमेट 3 सवारी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले। इस सब धाराओं के तहत हम लोग कार्रवाई किए हैं और लोगों को समझाइश भी दिए हैं कि शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, 3 सवारी न बैठें। खबर बिलासपुर से है, जहां बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त का 63वां जन्मदिन है। वहीं देश भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं जो उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी संजय दत्त का एक अनोखा फैन है, जो संजू बाबा की दीवानगी में साल भर की कमाई का 25% हिस्सा संजू बाबा के जन्मदिन में ही खर्च कर देता है। अब कब से मना रहा हूँ ये तो पूरा शहर जानता है, लेकिन मैं संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को हर साल मनाता हूँ। ये मेरा 37वां साल है और अपने मध्यनगरी चौक दुर्गोत्सव समिति के सभी भाइयों के साथ और मेरे मित्रगण और बड़े भाइयों के साथ जन्मदिन जोरदार मनाता हूँ संजय दत्त। खबर भिलाई से है, जहां लाखों के जेवरात चोरी करने वाले 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को सुपेरा पुलिस ने धर दबोचा। वहीं पुलिस चोर को बड़ा ही शातिर बता रही है, जो नाबालिगों के साथ रख कर चोरी करता है। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर करीब 3 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। साथ ही चोरी के पैसे से खरीदे गए मोबाइल और पलंग को भी पुलिस ने जब्त किया है। चोरी ने कब्जे नहीं करा, 57 दिन को उसकी के तहत में अपराध दर्ज की पुलिस ने। राठी पवन सिंह की रिपोर्ट है। राठी पवन सिंह जो भीमनगर का रहने वाला है, भीमनगर का रहने वाला है, उसके द्वारा दिनांक 28/7/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कोई अज्ञात चोर इनके घर में ऊपर छत्तियों से चढ़कर का जो बेडरूम में अलमारी में जो जेवरात रखा है वो कैसा चाहिए तो वो चोरी कर लिया है। ये रिपोर्ट पर 11/4/57 की दोषी की रिपोर्ट दर्ज करने जाकर पुलिस पता तलाश कर रही थी, परंतु चूँकि स्थल को देखने से और आसपास का जो एरिया सराउंड एरिया था, फुटेज वगैरह आप लोगों को मिल नहीं पाए थे। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां भादरा विधानसभा क्षेत्र की 5 सड़कों के लिए 2 करोड़ रुपए विधायक बलवान पूनिया के प्रयासों से नवीनीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं।
विधायक के लगातार प्रयासों से जो विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खस्ता हालत में थी, जिन सड़कों पर वाहनों का चलना दुर्भर था, उन सड़कों का नवीनीकरण के लिए विधायक ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाने का काम किया है। खबर कांगड़ा से है, जहां आम आदमी पार्टी ने देहरा में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। देहरा विधानसभा में महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन मार्च लोक निर्माण विभाग देहरा से शुरू होकर देहरा बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया और महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम देहरा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। खबर खांडवा से है, जहां रुणीचा सरकार बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए 21 पैदल यात्रियों का जत्था पुनासा क्षेत्र के ग्राम नवल गांव से शनिवार को रवाना हुआ। 21 श्रद्धालुओं का जत्था पैदल ही बाबा रामदेव के दर्शन करने रामदेवरा के लिए निकला है। श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते झूमते पूर्व सरपंच भी नाची यात्रा की रवानगी की। नवल गाँव से प्रारंभ होगी, बाबा रामदेव रुणीचा धाम जाएगी, जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। और काफ़ी वर्षों से आज लगातार हमको 4 से 5 वर्ष होने को जा रहे हैं। हर साल की तरह हर साल यात्रा प्रारंभ होती है, पैदल जाते हैं श्रद्धालु, अपने मन में श्रद्धा लेके बाबा के प्रति भावना है। जो सब ये लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा है। ये राजस्थान में जैसलमेर में आते हैं बाबा रामदेव। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की दी शुभकामनाएं। कहा, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। हरीश रावत का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, उत्तराखंड में भर्तियों में बंगाल की भांति हो रहा खेल, सरकार नियुक्तियों से कमा रही पैसा। पद से हटने के बाद मदन कौशिक ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी करूंगा उसका निर्वहन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक का मामला। एसटीएफ ने 10 संदिग्ध को लिया हिरासत में। संदिग्धों के पास से 36 लाख बरामद। उत्तराखंड में दिनों दिन बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 288 लोग संक्रमित, संक्रमण दर 16% पार। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ऋषिकेश के भरत मंदिर में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला मिलन कार्यक्रम के तहत तीज का त्यौहार मनाया। वहीं बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए डांस मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर घरेलू और कामकाजी महिलाओं को जागरूक किया। आज उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की तरफ से आज ऋषिकेश में हम लोगों ने हरियाली तीज का एक कार्यक्रम आयोजित किया। अपने बच्चों को, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि बच्चों को अपने संस्कार देने होंगे, और मुझे लगता है कि मोबाइल जो एक मतलब अच्छे के लिए चला है कोरोना काल में। मुझे लगता है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें तो पढ़ी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा गलत साइड इफ़ेक्ट भी आए हैं, क्योंकि बच्चों की दोस्ती मोबाइल के माध्यम से किसी और किसी से हो जाती है, जिसके बाद वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसका भी हम लोग जन जागरण के माध्यम से ये अभियान हम चला रहे हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां विकास खंड अंतर्गत काफली गैर तहसील के 100 ग्राम इलाके में गुलदार ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर अपना निवाला बनाया। बुजुर्ग महिला का सिर धड़ से अलग घर के पास खेतों में पड़ा हुआ मिला। घटना के बाद से क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने वन विभाग को सूचना दी और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को मारने की मांग की है। कल रात की है, तो इनके कोई आगे पीछे तो है नहीं। ये बुढ़िया अकेली रहती थी और इनको बाघ ने अपना निवाला बना दिया है, और इससे हर आदमी नागरिक पर आज दहशत है। या तो इसको मारा जाए या इसको किसी में कैद किया जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Class 12 ISC board result for 2022 is declared. Here are the initial response of City Montessori School high scorer hot off the CMS multimedia post results. Out of 18 ISC national toppers 2022, scoring 399 marks out of total of 400 marks, which is 99.75%, 7 are from Uttar Pradesh. 5 are from Lucknow, out of which 4 students are from CMS. Heartiest congratulations to both of you. What's your good name? Mohammad Kaif Khan. What's your good name, dear? Astha. Astha. So, you how much was the percentage? 99.25. 99.25, and yours? 99.5. Would you like to say something else? I'm very elated, and it's all thanks to my parents and teachers. Thank you so much. My name is Nilanjana Prakash. I'm from Mahanagar branch. I would like to say is that the most important thing is not what you actually study. It is actually, to maintain the momentum and to go on with that, continuing with that, and basically like maintaining the momentum. Along with that, you should actually, the presence of mind during the examination is actually more important. Like what I have experienced. You just tell me. 99. Oh my God, beyond my guessing. So CMS teachers and CMS way of teaching, that really helped you. Yeah, I think that is the main thing that helped me achieve like 98 ke upar lana. That was their doing. Then after that, I would say that my hard work worked a lot. Teachers were very fast with dealing with everything that we had left behind, and then they were covering it up, and then they were going on with the new things at the same time and at the same pace. And actually, we were a bit ahead always. So it wasn't very scary when we had our teachers with us. And I think after giving this online teaching, CMS really showed the world that nothing is impossible. Yeah, they were very more motivated than us. I think our teachers were more hardworking. So, which is why we were so modest, always pushed. No, this is the truth, and I think all of the students can agree that the teachers were more. They have a bigger part, to play. Mahanagar. And what was the percentage? 98.5. What would you like to say? Any message for upcoming students? Ma'am, just to study regularly, revise, and believe in yourself. The teachers played a very major role in my success. They used to guide me every time, and I often used to come to them whenever I used to face any mistakes. Ma'am, they played a very important role. My studies were also facing a major blow, and I was not able to concentrate properly. But the teachers guided me through the tough times. I am truly grateful to them. Cheers for all the girls. Hip hip! Hip hip! 93.75. 95. 94%. Masum Singh.
Harshika Singh, 92%. Ananya, 90.5%. Ma'am, just hard work and parents have also supported us, and all the teachers were friendly and they also supported us, and so Hard work is very important. Then only you can reach the peak of success. And the parents and my teachers have put a lot of efforts, due to which I'm here. Satyam, what was the percentage? 96. I'm Shreyansh Pandey. 95.5. Adya Shankar. 94. What was the percentage? 93. 94. Tanish Sahu, 94%. Ashutosh Chaudhary, 96. Shandanu Devedi, 94. Siddhant Tiwari, 95.25. Definitely because of our teachers. If they would not help them, they all supported us. They all did everything. They worked very hard. So today what we are just because of them. CMS takes lots of internal exams and you brush up like anything. Yes, ma'am. Okay. Principal ma'am was also she was just at the back of us. He always supported us. He never mattered that we scored very less, or sometimes we were not able to express ourselves in the papers. That was the reason we got less marks. But she always supported us and told us the right way. So it's all because of She always encouraged us to give exam no matter how less marks we get. But she always encouraged us to give internal exams. And that gave way to this result. He was best. The school was best. So we are the best. So what was your percentage? 96. You know, the hard work which you put in on all those years, and when the final day comes, it feels very good. Like, you know, you worked hard for something and you achieved it. So 3 cheers for all the children. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Kushal Srivastava. What was the score? 96.5. I want to thank my teachers. They worked really hard and they taught really well. It was like, even if somewhere went wrong, or if I didn't have any problem, or if by any chance my focus was not there, then all the teachers, they helped me whenever that came. So I really want to thank them. For Uttar Pradesh to emerge first nationally with 7 ISC toppers, 5 are from the state capital, Lucknow, of which 4 are from City Montessori School. CMS students have made school name shine. Yet again, quality was achieved in large quantity. सारे बच्चे फ्रंट में आ जाएं। फर्स्ट पोजीशन पर 4 बच्चे आए हैं इंडिया में, और सेकंड पोजीशन पर 5 बच्चे आए हैं इंडिया में, और थर्ड पोजीशन पर 4 बच्चे आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पूरे इंडिया में टॉप करना, सेकंड पोजीशन पाना और थर्ड पोजीशन पाना। इसमें आकाश श्रीवास्तव फर्स्ट पोजीशन में है, जो गोमती नगर 1 के हैं। आदित्य, विष्णु, जीवानिया, ये राजाजीपुरम 1 के हैं, और फ़हीम अहमद, ये भी राजाजीपुरम 1 के हैं, और सिमरन सिंह अलीगंज 1 के हैं। ये चारों बच्चों ने पूरे इंडिया में टॉप किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आर्यन वर्मा सेकंड पोजीशन पर हैं। ये हैं गोमती नगर 1 के। समीर कुमार श्रीवास्तव, ये भी गोमती नगर 1, और देविका सप्रा, ये भी गोमती नगर 1। ये तीनों बच्चे गोमती नगर 1 के हैं सेकंड पोजीशन पर। और मोहम्मद कैफ खान राजाजीपुरम 1, और ओजस सैगल कानपुर रोड, ये 5वें बच्चे हैं। ये सब सेकंड पोजीशन पर है। 99.5% नंबर इन 5 के आए। थर्ड पोजीशन इन इंडिया, इसमें नीलांजला प्रकाश, ये थर्ड पोजीशन इन इंडिया है। ये है महानगर के। और आस्था, ये राजाजीपुरम 1 की है। और ये नमन मिश्रा गोमती नगर 1, और भाविका श्रीवास्तव गोमती नगर 1, ये चारों बच्चे थर्ड पोजीशन इन इंडिया हैं, और चारों के नंबर 99.25% हैं। ऐसा ऐतिहासिक रिजल्ट कभी भी CMS में नहीं आया, और इंडिया में किसी स्कूल का भी ऐसा रिजल्ट नहीं आना संभव है, क्योंकि ये बहुत
मेहनत हमारी प्रिंसिपल्स ने, हमारे टीचर्स ने और हमारे बच्चों ने की है, उसका परिणाम है। और सभी पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तब ये बच्चे इतने महान बनते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। I want to tell you that there are 18 students nationally. 18 students, 18 बच्चे हैं nationally जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है। 18 बच्चे, उनमें से 4 बच्चे लखनऊ के हैं और वो चारों बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के हैं। 18 बच्चे नेशनली टॉप किए हैं, रैंक 1 होल्डर हैं पूरे देश में ISC 2022 एग्ज़ाम में। उन 18 बच्चों में से 4 बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के हैं। तो दैट इज़ अ परसेंटेज वाइज इट इज़ 22.2% ऑफ ऑल द रैंक 1 होल्डर्स। More than 1 in 5 of every single rank holder in the country, rank 1 holder, is from CMS Lucknow. Second position holders, there are 5 from CMS. CMS में 5 national second position holders हैं. In total, if we total it all up, we have, CMS has 13 top rank holders, rank 1 to 3 in the country. 13 of these ranks are held by CMS students. City Monastery School Lucknow students have 13 ranks in All India position 1, 2 and 3 taken together. So children, you have created history and I can see your elation. I can see you're absolutely loving the victory. And obviously this victory has been a long time in the making. And it is delightful to see this scene, this sea of red, these makers of tomorrow, these future builders of our country, right here, bright as buttons, enjoying themselves. It's a great, great sight. I'm loving being here. I'm soaking it all in. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू मैम। Jubilant CMS Class 12th high scorer took out the meritorious student rally, depict CMS philosophy of world unity and world peace through imparting global education seeped in the motto of Jai Jagat and ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. Symbolic holding of globe is their shared commitment to always uphold their world citizenship learning at CMS and work towards the same in their future endeavor from here on outside of the four walls of their school. Brand CMS know how to bring out the best in your child. Here are the parents speak.
निर्माता पिता तुम्हारे, तुम जिनकी संतान। इस वर्ष ये ऐतिहासिक परीक्षा फल ISC की बोर्ड की परीक्षा में, कक्षा 12 की परीक्षा में CMS के बच्चों ने पाया है। 4 बच्चे इंडिया में टॉप किए हैं, फर्स्ट आए हैं, और 5 बच्चे सेकंड पोजीशन पर जो आए हैं वो CMS हैं, और इंडिया में 4 बच्चे थर्ड पोजीशन पर जो आए हैं वो भी CMS के हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशन हमारे CMS के बच्चों ने पाई हैं, और उसके लिए जितनी भी बधाइयाँ प्रिंसिपल को और टीचर्स को और बच्चों को दी जाएं वो बहुत कम होगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी को, प्रिंसिपल को, और ख़ास तौर से बासु दीदी जी को, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरे 2 वर्ष तक की पढ़ाई हुई, और कोरोना पीरियड से लेकर और ये इतनी अच्छी पढ़ाई हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में ही उपलब्धि बहुत अच्छी की, और बच्चे अल्टीमेटली पूरे इंडिया में उन्होंने अपनी धाक जमा दी कि CMS पूरे इंडिया में सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं भारती जी से कहूँगा, हमारी सभी शाखाओं की प्रिंसिपल टॉप किया है इंडिया में, इन्होंने सबसे पहले राजाजीपुरम के 2 बच्चे जो इंडिया के टॉपर हैं, 99.75%, अर्थात 100%। 4 बच्चे CMS के, एक अलीगंज का छात्र है, एक गोमती नगर वन आबादी का। Young students of City Montessori School, we are so energized by the results that you have produced. We can see you are absolutely beaming today. We can see that you are enjoying the fruits of your endeavors today. You have done it. You've got brilliant, this is the result that you have reaped today. And I congratulate you for your amazing achievements. And the song that we just heard as we were walking up the march was, and I'll say it in Hindi because the song is in Hindi, त्याग तपस्या और परिश्रम से तुम कभी न हारे. And this is what you've reaped today, is the result of that sacrifice, that hard work, and that dedication. So it's a very sweet victory, very sweet victory. And I'm so glad that you've come to this victory march to be together probably for one last time, together with all your friends. Because after you've flown this nest, after today, when you've gone off into your different universities, different colleges across the different parts of India and the world, you will not see each other again in this way ever. I don't.
विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में पाया है सम्मान। तुमने अपने साथ किया हम सबका रोशन नाम, जो तुमने करके दिखलाया नहीं है आसान। Chief guest has arrived. Our respected chief guest, Dr. Navneet Sehgal, IAS, Additional Chief Secretary, Information Government of Uttar Pradesh, has arrived. It is a pleasant duty for me to welcome and introduce our most honored distinguished chief guest, Dr. Navneet Sehgal, IAS, Additional Chief Secretary, Information Department, Uttar Pradesh. Dr. Sehgal is one of the most senior IAS officers of Uttar Pradesh whose services to the state have been fruitful and praiseworthy. The government of Uttar Pradesh has fruitfully utilized his talents to step up progress where it is most needed. He has always proved to be the equal to the task assigned to him. मैं थोड़ा सा डॉक्टर नवनीत सहगल को बताना चाहूँगा कि आपको खुशी होगी कि हाई स्कूल की परीक्षा में जो ICSE बोर्ड की होती है 10th की, उसमें हमारे 35 बच्चों ने 99% से लेकर ऊपर के नंबर प्राप्त किए और उसमें फर्स्ट पोजीशन इंडिया की हमारी थी। सेकंड पोजीशन भी इंडिया में 4 बच्चों ने पाई, वो भी हमारी थी, और थर्ड पोजीशन पे 3 बच्चे आए, वो भी हमारे थे, और बाकी बच्चे टोटल मिला के 35 बच्चों का नंबर फोर्थ पोजीशन में आया, तो वो सब CMS के थे। तो इन बच्चों को, और आज जो बच्चे हमारे आए हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन में 4 बच्चे